पग पर है संग तुम्हारे। अन्नदाता लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे। अन्नदाता नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका सिंह और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। दुधारू पशुओं का पालन भाग 2। रीपर कम बाइंडर यंत्र पर जानकारी। पशुपालक भाइयों, कल के अंश में आपने डेयरी व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आपको जानकारी देंगे दुधारू पशुओं की उन्नत नस्लों के चयन तथा उनके आवास एवं आहार प्रबंधन के बारे में, जिससे कि आप डेयरी व्यवसाय से अधिकतम लाभ प्राप्त कर सके। अतः जो किसान भाई डेयरी व्यवसाय से अच्छा दुग्ध उत्पादन लेना चाहते हैं तो वो इन बिंदुओं को कैसे अमल में लाएं, आइए जानते हैं कार्यक्रम की इस प्रस्तुति के माध्यम से। आइए अब जान लेते हैं सही दुधारू पशु का चुनाव कैसे करें। जहां तक संभव हो हमेशा अपने दुधारू पशुओं की खरीदारी अत्यंत विश्वसनीय स्रोत से करनी चाहिए, जिसके बारे में पूर्ण जानकारी हो। यदि आपके खरीदारी का स्रोत अन्य किसी पड़ोसी के पास या दूसरे राज्य से करनी है तो उसके लिए खरीदारी के समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए जिससे कि आपको उच्च कोटि का पशु मिल जाए। और इस हेतु आपको किसी अनुभवी आदमी या अनुभवी किसान जो उस स्थान से अपनी पशु की खरीदारी की है उसके दिशा निर्देशन एवं अनुभव का लाभ लेना चाहिए। सामान्यतः खरीदारी के समय यह देख लें कि संकर गाय प्रथम 3 माह में 10 से 12 लीटर दूध प्रतिदिन एवं 3 महीने के बाद गर्भित हो जाए। उस समय 8 से 10 लीटर प्रतिदिन के हिसाब से पूरे ब्यात काल में दूध देती हो और उच्च श्रेणी की भैंस शुरू के दिनों में 8 से 10 लीटर प्रतिदिन के हिसाब से दूध देती हो एवं उसके उपरांत पूरे ब्यात काल में 6 से 8 लीटर प्रतिदिन के हिसाब से दूध देती रहे और इसी आधार पर आप उनका मूल्य का निर्धारण कर सकते हैं। जहां तक उम्र की बात है तो 2 से 3 दांत वाले दुधारू पशुओं का चयन करना चाहिए। हमेशा प्रथम एवं दूसरे ब्यात के दुधारू पशुओं का चयन करना चाहिए। दुधारू पशुओं के ब्याने के 15 दिन के बाद जिसके पास बछिया हो उसे लाना चाहिए। खरीदने से पहले दुधारू पशु की वंशावली, उसकी दुग्ध उत्पादन क्षमता, उसके जनक एवं संतति के गुणों के आधार पर चयन करना चाहिए। परंतु दुर्भाग्यवश हमारे सामान्यतः पशुपालक इस प्रकार का लेखा जोखा नहीं रखते हैं, इसलिए इनके आधार पर खरीदारी का कोई विकल्प नहीं होता। फलस्वरूप दुधारू पशुओं के बाह्य लक्षणों के आधार पर ही चयन करना पड़ता है। अतः अच्छे दुधारू पशु के बाह्य लक्षण क्या हैं जिसके आधार पर आप अच्छे पशु की खरीदारी कर सकें, आइए देखते हैं। दुधारू पशु केवल स्वस्थ ही नहीं बल्कि सक्रिय भी होना चाहिए। जब आप पशु को देखें तो उसके शरीर का आकार तिकोना होना चाहिए। सभी प्रकार के रोगों एवं बीमारियों से मुक्त होना चाहिए।
उसके चारों थनों का आकार एक समान होना चाहिए। बहुत अधिक दूध शिराएं होने के साथ साथ दूध शिराएं उभरी हुई होनी चाहिए। यदि आप मुर्रा भैंस खरीद रहे हैं तो उसकी सींग पूरी तरह से मुड़ी होनी चाहिए। एक बार जब आपने यह निर्धारित कर लिया कि गाय या भैंस की श्रेष्ठ नस्ल कौन सी है जिसे डेयरी फार्म हेतु लाना चाहते हैं, तो उसके बाद एक भावी पशुपालक के लिए जरूरी है कि डेयरी फार्म शुरुआत करने के लिए पशुओं की उचित संख्या क्या होनी चाहिए। वह किसान भाई जिनके पास निश्चित सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, जिससे कि वर्ष भर बहुवार्षिक चारा फसलें उगा सकें, वहां पर 4 से 5 पशु प्रति एकड़ के हिसाब से रखा जा सकता है। एवं जहां पर सिंचाई की अनिश्चित मानसून आधारित पशुपालन करना है, वहां मात्र 2 दुधारू पशु प्रति एकड़ के हिसाब से रखना चाहिए। औसतन एक दुधारू पशु को आहार हेतु प्रतिवर्ष 11 से 14 टन चारे की आवश्यकता पड़ती है। किसानों को यह सलाह दी जाती है कि कम से कम जोखिम एवं सुरक्षित विकल्प के रूप में 10 दुधारू पशुओं से पशुपालन करना एक सही मानक है। दुधारू पशुपालन के लिए कौन सा स्थान उपयुक्त होता है? जब आप आने वाले समय में पशुपालन करने जा रहे हैं, स्थान का चुनाव करते समय 2 बातों को ध्यान रखना चाहिए। चयनित स्थान बाजार के नजदीक होना चाहिए, क्योंकि दूध बहुत कम अवधि तक सुरक्षित रहता है। डेयरी फार्म के समीप आवश्यक चारा प्रतिदिन आसानी से मिलता रहे। पशुओं के रहने के साथ साथ आहार, चारे के लिए गोदाम, मजदूरों के लिए आवास, खुले रूप में कितनी जगह छोड़नी चाहिए, इन बातों को ध्यान में अवश्य रखना चाहिए। पशु आवास खुला हो, जिससे समुचित हवा का आवागमन एवं प्रकाश आने की व्यवस्था हो। आपको पशु के आवास के निर्माण में आकार प्रकार का निर्धारण, विशेष आवश्यक स्थान की उपलब्धता एवं पूंजी की क्षमता के अनुसार करना चाहिए। आवास का निर्माण किसी भी प्रकार का हो, परंतु सबसे महत्वपूर्ण यह है कि शुरुआत में कम लागत तकनीक वाले आवास का निर्माण करना चाहिए। पशु आवास के लिए जो योजना है, उसकी दिशा उत्तर से दक्षिण में तथा लंबाई की दिशा पूर्व से पश्चिम में रखें, ताकि ज्यादा से ज्यादा सूरज का प्रकाश मिल सके। आवास की योजना बनाते समय इस बात का ध्यान देना चाहिए कि प्रत्येक पशु को 3 वर्ग मीटर कम से कम स्थान हो, जो कि लंबाई में 1.5 या 1.7 मीटर तथा चौड़ाई में 1 से 1.2 मीटर होना चाहिए। साथ ही साथ गर्भवती दुधारू पशु के लिए गर्भकाल के अंतिम चरणों में अलग से एक कमरा, दूध देने वाली गायें, अवसर बछियों, नवजात बछड़े बछिया, बीमार पशु के लिए अलग कमरे इत्यादि के साथ चारा एवं दाना स्टोर, दूध के बर्तन, दूध देने वाली मशीन का गोदाम, चारा मशीन, अन्य उपकरण के लिए अलग स्थान की व्यवस्था होनी चाहिए। पशु का आवास सिंगल या डबल हो सकता है, जिसमें दुधारू पशुओं को डेयरी फार्म में सिर से सिर या पूंछ से पूंछ वाली पद्धति में रख सकते हैं। सिर से सिर वाली पद्धति में बीच में बरनी रहती है, जबकि पूंछ से पूंछ वाली पद्धति में पशुओं का पिछला भाग एक तरफ तथा सिर दूसरी तरफ होता है। जो शेड योजना बनाई गई है, उसके अनुसार आवास के चारों तरफ पेड़ पौधों की छाया पौधरोपण करना चाहिए। केवल यही नहीं, इसके अलावा 3 गुना स्थान आवास के बाहर होना चाहिए। यदि आप बंद आवास प्रणाली में पशुओं का पालन कर रहे हैं, तो इस दशा में डेयरी फार्म के चारों तरफ खुला स्थान एवं पेड़ पौधे स्थापित होने चाहिए। इस प्रणाली में पशु पूरी तरह स्वतंत्र होकर घूम सकता है और आराम भी कर सकता है। यदि इन बातों पर आप विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो इन तस्वीरों को देखिए, जहां कुछ प्रदेश के किसानों ने पेड़ पौधों के नीचे भी डेयरी फार्म स्थापित किए हैं।
के जिन किसानों ने अगेती गेहूं की बुआई की होगी, उनकी फसल इस समय पककर तैयार हो गई है। चूंकि आज के समय में मजदूरों का समय पर न मिलना तथा बढ़ती मजदूरी की समस्या को ध्यान में रखते हुए कृषि वैज्ञानिकों ने रीपर कम बाइंडर यंत्र इजाद किया, जिसे मध्यम, लघु तथा सीमांत किसान अपनी गेहूं फसल की कटाई तथा बंधाई का कार्य कम समय, श्रम व लागत खर्च में आसानी से कर सकते हैं। परंतु ये यंत्र किसान कहां से खरीदें तथा इसकी कार्य विधि एवं क्षमता तथा इससे काम के बारे में जानकारी के लिए हमारे बीच उपस्थित है राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के कृषि अभियंता मनोरंजन कुमार। देख रहे हैं कि अब गेहूं जो है हमारा पकने का स्टेज में है, को अगर समय पे नहीं काटा जाए तो झड़ जाते हैं, या फिर देखेंगे कि गेहूं को अगर समय से पहले काट दे तो दाना सुडौल नहीं हो सकता। गेहूं के फसल को कैसे कटाई किया जाए, कैसे मशीनों के द्वारा कटाई किया जाए कि जिससे हमारा कम समय लगे, कम लागत लगे और अच्छी तरह ढंग से समय पर कटाई हो जाए। तो हम लोग देखते हैं कि पूरे बिहार में लगभग 21 लाख हेक्टेयर ज़मीन में गेहूं की उपज लगभग होती है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे कि गेहूं का जो कटाई का जो समय है वो लगभग 15 से 20 दिन ही माना जाता है। तो हम लोग देखते हैं किसान भाइयों कि गेहूं जो पुरानी विधि से कटाई किया जाता था उसमें हम लोग देखते हैं हंसुआ के द्वारा होता था। तो हंसुआ के द्वारा हम लोग सभी जानते हैं कि अगर हंसुआ से एक आदमी अगर काटता है तो काफ़ी खर्च आता है और काफ़ी समय लगता है, जिससे कि हमारा सही समय पे कटाई सही ढंग से नहीं हो जाते हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो हमारा है रीपर है, ट्रैक्टर चालित रीपर है, पावर टिलर चालित रीपर है, सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर है, फिर हमारा कंबाइन हार्वेस्टर है। कंबाइन हार्वेस्टर चूँकि बहुत बड़ी मशीन है, उसमें उसे हर किसान नहीं खरीद सकते हैं। जो हमारे छोटे और मंझले किसान तबके के हैं वो कंबाइन नहीं खरीद सकते, इसलिए हमने रीपर कंबाइंडर एक ऐसी मशीन है जो कि काटने के साथ साथ वो बोझा को बांधते भी जाता है। तो रीपर कंबाइंडर के बारे में अगर हम लोग देखें तो ये हर जगह अवेलेबल है और इसकी कीमत लगभग 3 लाख के आसपास है। तो रीपर कंबाइंडर में सर्वप्रथम देखेंगे कि एक तो उसमें रीपर और कंबाइंडर काटने की यंत्र और उसमें बोझा बनाने की यंत्र लगी होती है। तो जो कटिंग का जो यूनिट है हमारा आगे की पोर्शन देखेंगे कि उसमें कटिंग यूनिट है, उसमें ब्लेड लगे हुए, फिंगर लगे हुए, आउटर शू लगा हुआ है। जो ये हमारा कटिंग यूनिट है जो एक रो में घुसता है और वो काट करके बीच में वो बोझा जो कटने के बाद एक आता है और वो बीच में रस्सी के द्वारा, जो नारियल की रस्सी लगी हुई है उसके द्वारा वो बांध करके वो बीच में गिराया जाता है। तो इसकी चौड़ाई लगभग 1.5 मीटर के आसपास आती है और इसकी जो कार्य क्षमता करीब 1 एकड़ पर घंटा यानी 0.25 हेक्टेयर पर आवर इसका जो कटाई क्षमता है। और इस पे देखेंगे कि लगभग 4 गियर लगे होते हैं, 3 गियर आगे की और 1 रिवर्स गियर होते हैं। तो गियर से हम अपना स्पीड को कंट्रोल कर लेते हैं। अगर देखते हैं कि काफ़ी अगर रो में घना गेहूं है तो हम लोग उसको गियर कम पे चलाते हैं, और अगर थोड़ा हल्का गेहूं है पौधा है तो हम लोग उसमें ऊपर की गियर को लगा के चलाते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि किसान भाई रीपर जो है एक साथ काटते भी गया और बोझा बनाते गया। रीपर कंबाइंडर में चूँकि काटने के साथ साथ बोझा बनाते जाता है। ये करीब बोझा जो होता है 4 से 4.5 केजी के आसपास का एक बोझा बनाता है, और उस बोझा जो रस्सी से बना होता है उसको आराम से आप थ्रेसर के लिए थ्रेसिंग के लिए उसको उठा करके थ्रेसर में डालते हैं, जिससे कि हमारा बहुत अच्छा। और पहले जो इसमें रीपर कंबाइंडर में आता था प्लास्टिक का धागा आता था, जो कि अगर आप खोल के नहीं डाले तो हमारे दौनी होगा, जो थ्रेसिंग होगा उसके साथ साथ जो भूसा निकलेगा उसमें वो प्लास्टिक का धागा जो है उसका जो छोटा छोटा कट करके उसमें चला जाता था, जो जानवर उस भूसा में खाता था और वो हानि करता था। लेकिन अब जो देखते हैं हम लोग नारियल का रस्सी आता है और वो काफ़ी अच्छा है, उसे हम लोग काटते हैं। और ये रीपर कंबाइंडर ज़मीन से 3 से 5 सेंटीमीटर ऊपर की ओर तक से ये काटते हैं। कि जो लागत है वो करीब 1 एकड़ पर घंटा काटता है। तो आप अगर देखेंगे 1 एकड़ में 1 घंटा में इनके जो इसमें जो तेल डीजल से ऑपरेट होता है, डीजल करीब
0.75 ml इसमें लगता है। और 1 घंटा में अगर देखेंगे इसकी लगभग जो काम करने का जो दर आता है वो बहुत ही कम आता है। और एक ऑपरेटर पीछे से बैठता है और बैठ करके आराम से इसको आगे की ओर चलाते जाता है और कटता जाता है और उसमें बोझा बनता जाता है। रीपर कंबाइंडर का जो मेंटेनेंस है वो काफ़ी आसान है। ब्लेड है, जहाँ पे अगर कटनी का सीजन ख़त्म हो गया तो उस ब्लेड पे कोई लुब्रिकेशन या फिर ग्रीस लगा करके रख देते हैं। जहाँ पे बेल्ट है, बेल्ट को उतार देते हैं, लूज कर देते हैं। और जहाँ पे ग्रीस और मोबिल लगाने का जो लगा हुआ है वहाँ पे हम लोग ग्रीसिंग मोबिल कर देते हैं। टायर को अच्छी तरह हवा दे करके किसी ऊंचे पक्के के अथी पे रख देते हैं ताकि वो सड़े नहीं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। खीरा की उन्नत किस्में व बुवाई विधि। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। जायद में खीरा की खेती प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में की जाती है। गर्मी में खीरा की मांग बहुत अधिक बढ़ जाती है क्योंकि सलाद के रूप में इसका खूब उपयोग होता है। क्योंकि अभी इसकी बुआई का समय चल रहा है, अतः आवश्यक है कि जो किसान इसकी बुआई करना चाहते हैं वे कौन कौन सी उन्नतशील प्रजातियों का चयन करें, किस प्रकार से बुआई करें जिससे अधिक पैदावार मिले। इस हेतु जानकारी के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव। मैं आज आपको खीरा का गुणवत्ता युक्त उत्पादन के संबंध में जानकारी दूंगा। जो महत्वपूर्ण है वो भूमि का चयन। हालांकि अधिकांश भूमियों में खीरा की खेती की जाती है, लेकिन जीवांश युक्त बलुई दोमट मिट्टी सबसे उत्तम रहती है। लेकिन ये नितांत आवश्यक है कि मिट्टी में जल निकास का उचित प्रबंध हो ताकि जल भराव ना हो, क्योंकि यदि जल भराव होता है तो फिर पौधों को उससे हानि होगी, बीमारी का और कीट का प्रकोप बढ़ेगा। खेत की तैयारी के लिए 4 से 5 की जुताई की जाती है तथा प्रत्येक जुताई के पश्चात पाटा लगाया जाता है। तो मिट्टी की इस प्रकार जुताई करते हैं कि एक कणीय संरचना और एक महीन संरचना बने। जहाँ पर खेत की तैयारी हो रही हो उसी समय खेत की अंतिम जुताई के समय 20 से 25 टन गोबर की खाद का प्रयोग किया जाना चाहिए। जहाँ तक रासायनिक खादों की बात है वो मिट्टी परीक्षण के आधार पर प्रयोग की जानी चाहिए, लेकिन सामान्य दशा पर यदि मिट्टी का परीक्षण नहीं हो पा रहा है तो 80 से 100 किलोग्राम नत्रजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस और 60 से 80 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग की जानी चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा तथा फास्फोरस एवं पोटास की पूरी मात्रा नाली बनाते समय प्रयोग की जानी चाहिए तथा शेष नाइट्रोजन की जो आधी मात्रा है उसको 2 बराबर भागों में बांटकर एक भाग 25 दिन के बाद और दूसरा आधा भाग उसका लगभग 40 से 50 दिन बाद इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। किसान भाइयों, जहाँ तक खीरा की उन्नतशील प्रजातियों की बात है, 2 तरह की प्रजातियां हैं, एक संकर प्रजातियां, एक मुक्त परागित किस्में वाली प्रजातियां। संकर प्रजातियों में पूसा संयोग, रानी दोनों बहुत अच्छी उत्पादन देने वाली और मार्केट में पसंद की जाने वाली अच्छी प्रजातियां हैं। जहां तक मुक्त परागित किस्मों की बात है, इनमें कल्याणपुर हरा जो चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं विश्वविद्यालय कानपुर का है वो बहुत अच्छी प्रजाति है। इसके साथ एक पूसा शीतल है जो बहुत किसानों में और इसके साथ साथ जो उपभोक्ताओं में काफ़ी प्रिय है। इन प्रजातियों का आप प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहली बात आती है बीज का चयन। बीज चूँकि एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है,
तो इसलिए बीज प्रमाणित स्रोत से लिया जाना चाहिए तथा बीज मानक के अनुसार उसकी अंकुरण क्षमता होनी चाहिए। इसके साथ साथ बीज कीट एवं जो बीमारियां हैं उन सब से मुक्त होना चाहिए, अर्थात एक स्वस्थ बीज होना चाहिए। जहां तक बीज दर की बात है 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज पर्याप्त रहता है, लेकिन जो संकर किस्में हैं, संकर किस्मों में केवल 1.5 किलोग्राम बीज 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। बीज को बुआई से पूर्व शोधन करना नितांत आवश्यक है। बीज शोधन के लिए कार्बेंडाजिम 3 ग्राम मात्रा का प्रति किलोग्राम बीज की दर से मिलाकर उपचारित किया जाना चाहिए। लेकिन मैं किसान भाइयों यहाँ पर यह भी बताना चाहूँगा, खीरा का जो बीज होता है उसका छिलका थोड़ा कड़ा होता है, तो बुआई से पूर्व खीरा के बीज को 3 से 4 घंटे तक पानी में भिगोना चाहिए। और पानी में भिगोने के पश्चात थोड़ा सा जब हल्का सा सूखने लगे बीज, उसके पश्चात उसकी बुआई करनी चाहिए। जहाँ तक किसान भाइयों खीरा के बुआई की विधि की बात है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक ये आता है, तो आपको बहुत ही संस्तुति के अनुसार खीरे की बुआई करनी चाहिए। खीरे की एक वैज्ञानिक विधि से बुआई करने के लिए 1.5 मीटर की कतार से कतार की दूरी पर 40 से 50 सेंटीमीटर चौड़ी व 20 से 25 सेंटीमीटर गहरी नाली बनाते हैं तथा नाली में 60 से 70 सेंटीमीटर की दूरी पर 2.5 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर बीजों को इसमें बुआई की जाती है। बीजों की बुआई नाली के किनारे पर की जाती है। जहां तक नदियों के किनारे खीरा की खेती की बात है, तो वहां पर जो कतार से कतार की दूरी है वो 2.5 से 3 मीटर तक रखी जाती है। तो इस प्रकार यदि आप बुआई करते हैं अच्छी फसल आपको प्राप्त होती है। लेकिन एक किसान भाइयों ये भी बता दें, जो फल मिट्टी के सीधे संपर्क में आ जाते हैं उनकी गुणवत्ता घट जाती है, उसका बाजार भाव गिर जाता है। इसलिए खीरा की खेती यदि आप मचान पर करते हैं तो उसका एक अच्छा उत्पादन मिलता है, और अच्छा उत्पादन मिलने के साथ साथ एक उच्च गुणवत्ता युक्त उत्पाद मिलता है जिसकी बाजार मांग अच्छी होती है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है पादप वृद्धि नियामकों की। खीरा में ये देखा गया है कि कई दफे नर पुष्पों की संख्या अधिक हो जाती है और मादा पुष्पों की संख्या कम हो जाती है। क्योंकि मादा पुष्पों पर ही फल लगते हैं, तो नर और मादा पुष्पों में एक उचित संतुलन बनाए रखने के लिए एक हार्मोन आता है जिसको इथरेल कहते हैं। इथरेल की 100 ppm की मात्रा स्प्रे की जाती है। 2 बार स्प्रे किया जाता है, एक बार 2 पत्तियों वाली अवस्था पर और एक बार 4 पत्तियों वाली अवस्था पर। इसलिए आप 2 बार इथरेल का स्प्रे करेंगे तो इस स्प्रे करने से मादा पुष्पों की संख्या बढ़ेगी, उस पर जो है फल अधिक आएगा, तो एक अच्छा उत्पादन जो है इस प्रकार किसान भाई उसको ले सकेंगे। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जो किसान भाई गर्मा धान का रोपा कर चुके हैं वे खेत में जल जमाव बनाए रखें तथा रोपा के 15 दिनों बाद नीलहरित शैवाल का बुरकाव 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से खड़ी फसलों में करें। यह नीलहरित शैवाल एक जीवाणु खाद है तथा इसके व्यवहार से किसान भाई यूरिया के बुरकाव में 15 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से कटौती कर सकते हैं। साथ ही साथ मिट्टी के हल्का होने से वायु संचार की स्थिति में सुधार होता है और पौधों में कल्ले अधिकाधिक संख्या में निकलते हैं। गेहूं की फसल इस समय दुग्धावस्था या दाना बढ़ने की अवस्था में है। इस अवस्था में मिट्टी में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए, अतः किसान भाई आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। किसान भाई यह ध्यान रखें कि गेहूं की फसल में गेहूं का मामा तथा लूज स्पॉट रोग से ग्रसित बालियों को पॉलीथीन के थैले से ढककर तोड़ ले तथा उन्हें जलाकर किसी गड्ढे में दबाकर नष्ट कर दें। साथ ही साथ यह ध्यान रखें कि रोगी बालियों को काटते समय उसका चूर्ण नीचे जमीन पर नहीं गिरे, इससे तैयार अनाज की गुणवत्ता बढ़ जाती है। जो किसान भाई गर्मा मूंग की खेती करना चाहते हैं वे मिट्टी में उपलब्ध नमी का लाभ उठाते हुए जल्द से जल्द खेत की तैयारी कर बुआई करें। मूंग की उन्नत किस्म SML 668 की बुआई 12 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से करें। बीज को बोने से पहले राइजोबियम कल्चर से अवश्य उपचारित करें। कहीं कहीं लत्तर वाली सब्जियों जैसे खीरा, ककड़ी, कद्दू, कदीमा इत्यादि में लाल रंग कीड़ों का आक्रमण हो रहा है, जिसके कारण पत्तियां बुरी तरह प्रभावित हो रही है।
इससे बचाव के लिए नीम से बना कीटनाशी जैसे अचूक, निमेरीन, निमेटीन, निमोसिडिन इत्यादि में से किसी एक दवा का छिड़काव 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से 10 दिन के अंतराल पर करें। बैंगन एवं भिंडी की फसल में फल छेदक कीड़ों एवं फूलगोभी एवं बंदगोभी की फसल में गोभी का पतंगा कीड़ों से बचाव के लिए जैविक कीटनाशी दवा का छिड़काव 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से दोपहर के बाद करें। आम एवं लीची के पेड़ों में फूल एवं फल आने के बाद नियमित रूप से सिंचाई करते रहें। लीची के छोटे छोटे फलों को गिरने से बचाने के लिए पेड़ों में प्लानोफिक्स हार्मोन का छिड़काव 5 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी की दर से करें। जिस तालाब का पानी अप्रैल माह में सूख जाता है उस तालाब की मछलियों को निकालकर बाजार में बेच दें। तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है जो मछलियों के बढ़वार विकास के लिए अनुकूल है। वैसे मत्स्य पालक जिनके तालाब में वर्ष भर पानी रहता है वे पानी का निरीक्षण करें और यदि पानी साफ हो गया है तो तालाब में चूना एवं गोबर डालें। साथ ही साथ मछलियों के लिए पूरक आहार धान की भूसी तथा सरसों की खली को मिलाकर 5 किलोग्राम प्रति एकड़ प्रतिदिन डालें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। जिला रांची के कृषक बुल्लूर, आप अन्नदाता निशुल्क फोन सेवा के माध्यम से सूकर की उन्नत नस्लों के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है अन्नदाता कार्यक्रम का यह अंश। क्षेत्रीय प्रजातियों के श्रेणीकरण के उपरांत उच्च कोटि के नस्ल तथा कुछ विदेशी नस्लों के सूकर उपलब्ध हैं। विदेशी नस्लों में यॉर्कशायर, लैंड रेस, बर्कशायर इत्यादि ज्यादा प्रचलित हैं। एक साफ तथा अच्छे फार्म के लिए मिडिल व्हाइट यॉर्कशायर नामक नस्ल अच्छी होती है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम के मुख्य अंश। पूसा किसान मेला की मुख्य झलकियां। तरबूज एवं खरबूज की वैज्ञानिक विधि से बुआई पर जानकारी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है anndatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 पर दोपहर 2 से 3 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।